जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के सभी चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उनके मेन कंसेप्ट्स। इस वीडियो में सारे कंसेप्ट्स हम क्लियर करेंगे चैप्टर वाइज। तो चैप्टर 1 रियल नंबर्स में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपोजिट नंबर, जिससे एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। कंपोजिट नंबर में हमारा जो होता है पहला, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13। तो सबसे इजी इसमें चीज़ें हैं। हमें कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो 11 हमें कॉमन निकालना है, दोनों में कॉमन है 11, और इसके साथ जो हमारी फैक्टर आया है 11 आया है, और अंदर 1 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू बचती है तो कंपोजिट नंबर ही होगा वो। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन कंपोजिट नंबर का हमेशा पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन आता ही आता है। देन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम का कंसेप्ट आप क्लास 6 और 7 में ही पढ़ चुके हैं। बाकी एचसीएफ एलसीएम नॉर्मल है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका एक फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जब हमें 2 नंबर की बात की जाए। नेक्स्ट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का प्रूफ पूछा जाता है। जैसे एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन हमने डाला है, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट इरेशनल नंबर को प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब से यूक्लिड डिवीजन लेमा कंसेप्ट से हटा है, तब से इरेशनल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। जैसे इसमें प्रूव आता है √5 इरेशनल, या कंबाइंड फॉर्म में रैशनल और इरेशनल को कंबाइंड फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि ये इरेशनल प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन हमसे बार बार पूछे जाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है 2020 से। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन इससे आते हैं। जैसे कंबाइंड फॉर्म में हमने बोला 2 - 3 √5, अगर इसे प्रूफ करना हो, इसमें भी 2 तरह से पूछे जाते हैं। डायरेक्टली पूछ सकते हैं 2 - 3 √5 इरेशनल है, या इसमें दे सकते हैं कि √5 इरेशनल है, देन प्रूव दिस। और लास्ट इसका जो टॉपिक है, एनी नंबर विद एक्सपोनेंट एंड विद 0 और नॉट। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4 टू द पावर n। अब किसी की भी पावर कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर, तो वो एंड 0 से तभी होगा जब वो बेस उसका 10 का मल्टीपल हो। इसका मतलब उसके फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए। इस क्वेश्चन में जैसे हमें 4 दिया है, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 है, इसका मतलब 5 फैक्टर नहीं है, देयरफॉर 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0। तो ये चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल वैसे हमारा काफ़ी इजी चैप्टर है, इसमें 2 ही कंसेप्ट है, लेकिन जो मेन इससे चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो हैं, हम पढ़ेंगे जैसे ग्राफ है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल है, और रिलेशनशिप विद जीरोज एंड कोफिशिएंट्स हैं, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये सारे कंसेप्ट्स हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल मीन्स वो पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू रखने के बाद, जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वो हमारा पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू रखने पर अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो उसके जीरोज। जीरोज का दूसरा नाम होता है रूट्स, जो एक्चुअल में सॉल्यूशन होते हैं x और y के। अगर हमारा पॉलिनोमियल विद रेस्पेक्ट टू x है, देन जो x की वैल्यू है वो रूट से 0 कहलाती है, अगर y है तो y के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसके 2 रूट होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2, तो अल्फा एंड बीटा हमारे 2 रूट होंगे, और इनका एक रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ जीरोज विच इज इक्वल टू -b/a। -b मीन्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज का रिलेशनशिप। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, ये होगा हमारा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये 2 रिलेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में। और ये रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड के लिए है। स्टैंडर्ड जिसने लिया है मैथ्स में, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी इसके चांसेस कम रहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2020 से, जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कंसेप्ट, बेसिक जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कंसेप्ट है वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया। बेसिकली जो हमने अभी बताया ये जनरल फॉर्म है इसकी, इससे सम ऑफ जीरो। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है हमारा जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d। ये हमारी एक जनरल पॉलिनोमियल की फॉर्म है। अब इसमें 3 रिलेशन होते हैं।
तो अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके रूट्स 3 होंगे, तो हम उसे एज्यूम करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। दीज आर 3 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके रिलेशन होता है एक सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस बी बाई ए, दैट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ टू जीरोज। इसका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा सी बाई ए के बराबर। सी मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। थर्ड रिलेशन होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा बीटा गामा विच विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो ये कंसेप्ट भी आपको याद करके रखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में। बाकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तो क्वाड्रेटिक का चांसेस 9:1 है इन दोनों का, अगर चांसेस अगर पूछा जाए तो। क्यूबिक ये मान के चलिए स्टैंडर्ड वालों के लिए। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है। अब जैसे हमने एक ग्राफ बनाया है, ये पी एक्स है, मतलब पॉलिनोमियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो x के रेस्पेक्ट में जब पूछा जाएगा तो जीरोस क्या होगा, जो ग्राफ x एक्सिस को x एक्सिस पर कितनी बार कट करता है वही उसके जीरोस। तो ये ग्राफ 3 बार x एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब इसके जो जीरोस होंगे या रूट्स होंगे वो 3 रूट्स होंगे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगर यही क्वेश्चन पॉलिनोमियल विद रेस्पेक्ट टू y पूछ लिया जाता है और ग्राफ हमें दिया गया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बस आपको देखना है पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है। अगर y के रेस्पेक्ट में है तो हमें चेक करना है कि y एक्सिस पर वो पॉलिनोमियल कितने बार कट करता है। तो जैसे हमने एक सिंपल ग्राफ बनाया, एक पैराबोला, तो ये हमारा y एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है। देयरफॉर नंबर ऑफ रूट्स इज या नंबर ऑफ जीरोज इज 2। px के रेस्पेक्ट में पढ़ा हमने, py के रेस्पेक्ट में पढ़ा। तो ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो चैप्टर 2 में आते हैं। पॉलिनोमियल काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। बाकी एनसीईआरटी में इसके 2 ही एक्सरसाइज हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, कर सकते हैं आप। नाउ मूविंग टू चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंसेप्ट हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्लास 10 में उसको इलेबोरेट कर दिया है फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चैप्टर 3 है हमारा, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हम जो 2 वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, ग्राफिकल मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमने उसे इंक्लूड भी नहीं किया है। फिर आता है हमारा कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी को ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी हमारी होती है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए यूनिक। कंसिस्टेंट मीन जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो हमारी जब 2 लाइन होंगी या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक होगा जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। यूनिक सॉल्यूशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की 2 जनरल फॉर्म गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा जो रिलेशन होगा वो होगा a1 अपॉन a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक। और उसका ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। नेक्स्ट हमारा आता है कंसिस्टेंट में ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट में 2 सॉल्यूशन होंगे, वन इज यूनिक जब हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, और सेकंड हमारा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट जो होगा हमारा वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस के रेस्पेक्ट में। तो जो सेकंड हमारा है कंसिस्टेंट के लिए वो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है कोइंसिडेंट के रेस्पेक्ट में। कोइंसिडेंट एक्चुअली मीन्स होता है कि एक ही लाइन को जब हम 2 इक्वेशन से डिनोट कर दें तो हम उन्हें कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। इसके लिए जो कंडीशन होगी वो होगी हमारी तीनों रेशियोज जो होंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो एंड कांस्टेंट का रेशियो, ये हमारे सेम होंगे, नॉट इक्वल टू पैरेलल में होगा c1 अपॉन c2 इक्वल। तो a1 अपॉन a2 मस्ट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है विद रेस्पेक्ट टू कोइंसिडेंट लाइन, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। अब तीसरा हम पढ़ेंगे इनकंसिस्टेंट, जो होगा नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मीन जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो ये नो सॉल्यूशन होगा जब वो दोनों लाइन आपस में टकराए ही ना, मतलब पैरेलल लाइंस होंगी। तो पैरेलल लाइन के कंसेप्ट में हमारा जो रिलेशन होगा वो होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
तो ये रिलेशन आपको याद रखना है और इससे क्वेश्चन ये मान के चलिए 100% ही मान के चलिए कि अगर 3 सेट हैं बेसिक और 3 स्टैंडर्ड के, तो मोर देन 4 सेट में ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर आता है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, इसकी हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। देन वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम भी इसका काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादा वेटेज नहीं रहता इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने एक झलक देखी है पॉलिनोमियल चैप्टर में, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में इतना ही अंतर है, पॉलिनोमियल किसी के बराबर नहीं होगा, इक्वेशन हमेशा किसी कांस्टेंट या जीरो के बराबर होगा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c = 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, जो अभी करंट में हमारे पास 2 मेथड हैं। प्रीवियसली हम 3 मेथड्स पढ़ते थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी हम 2 ही मेथड पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन जिसमें हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म है हम उसको स्प्लिट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है हमारा -b ± √b² - 4ac/2a, जो हमारा रूट के अंदर वैल्यू है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट की जब हम बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं मिडिल टर्म को तब। बाकी अगर आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इजी लगता है तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो इम्पोर्टेंट 100% श्योर टॉपिक इस चैप्टर का, वो है नेचर ऑफ रूट, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b² - 4ac। b² - 4ac एक्चुअली रूट के अंदर वैल्यू आती है, तो रूट के अंदर हमारे अगर वैल्यू पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है तभी हमें रियल सॉल्यूशन मिलेगा, अगर नेगेटिव होती है तो नो रियल रूट्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तीनों कंडीशन हमने यहाँ लिखी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0, देन 2 रियल रूट्स होंगे और दोनों रियल रूट डिस्टिंक्ट होंगे। ग्रेटर देन 0, देन नेचर ऑफ रूट इज रियल रूट्स एंड रूट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, देन रियल एंड इक्वल रूट्स, एंड इफ नेगेटिव देन नो रियल रूट्स, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है रियल फॉर्म में। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा नेगेटिव होता है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, जिसे हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। इमेजिनरी का कंसेप्ट हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। बाकी ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बाकी सेकंड वाला जो है वो इसमें भी अगर तीनों में से इंपॉर्टेंट कहा जाए तो सेकंड कंडीशन। नेक्स्ट चैप्टर 5 पर मूव करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी के नाम से काफ़ी मशहूर है, एपी, जीपी, एचपी, ये 3 अलग अलग टाइप की प्रोग्रेशन होती हैं जो एक सीक्वेंस को हम फॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेशन। तो एपी हम पढ़ेंगे, जो हमारा क्लास 10 का टॉपिक है एपी। चैप्टर 5 ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 to 6 मार्क्स इस चैप्टर से भी आते हैं और काफ़ी इजी चैप्टर है ये। इसमें भी हमारे 2 मेन कंसेप्ट हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर कुछ ना कुछ उनसे पूछा जाता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहा हमारा nth टर्म फॉर्मूला। जब हम nth टर्म, हमें कोई भी सीक्वेंस गिवन है, जब वो एक एपी फॉर्म करती है तो उसमें हम nth टर्म कैसे निकालेंगे, सम अगर पूछा जाता है सम कैसे निकालेंगे, nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकाल सकते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, an = a + n - 1 × d। d डिनोट्स a2 - a1। ये जो d है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्क्रिमिनेंट, अरे ये हमारा डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। अगर किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब सक्सीडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग विद इट व्हाट द प्रीसीडिंग टर्म, अगर किसी सक्सीडिंग टर्म को उसकी जस्ट प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो अगर इक्वल आती हैं सभी पेयर्स, तो हम उसे बोलेंगे कि डिफरेंस कॉमन है, देन एपी बनेगा। नेक्स्ट सम ऑफ एन टर्म्स, तो Sn = n/2 a + l, ये एक फॉर्मूला है जो an ही हमारा l होता है एक्चुअली लास्ट टर्म, और दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है वो l की वैल्यू पुट करके हम बना सकते हैं, n/2 2a + n - 1 × d, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है, सम ऑफ n टर्म्स मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। तो
इसके लिए हमारे ये दो फॉर्मूले हैं, वो गिवन कंडीशन पर हम दोनों फॉर्मूलों में जो कंडीशन हमें गिवन होगी उस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। बाकी ये 3 क्वेश्चन हमने दिए हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे तो इससे ही रिलेटेड हमारी वर्ड प्रॉब्लम भी बनती है, और वर्ड प्रॉब्लम भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। बाकी जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो वर्ड प्रॉब्लम्स कम पूछी जाती हैं एपी चैप्टर से, अगर आती भी है तो केस स्टडी के फॉर्म में आती है, या 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू चैप्टर 6, ट्राइंगल चैप्टर। ये हमारा चैप्टर ट्राइंगल चैप्टर, बेसिकली इसमें से काफ़ी सेक्शन रिड्यूस हुआ है। 2 पार्ट तो जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हट गए, तो इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फिगर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसका प्रूफ आता है तो फिगर के ही 1 मार्क्स होते हैं। तो फिगर में हमें बनाना है, कंस्ट्रक्शन हमें लिखना है, प्रूफ हमें लिखना है। अगर ये चीज़ भी लिख देते हैं तो 1 to 2 मार्क्स हम इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारा फिगर है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें हमें कंडीशन गिवन होती है कि एक लाइन जो 2 लाइंस ट्राइंगल की किसी 2 साइड को कट करता है और थर्ड साइड के अगर पैरेलल है तो वो उन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसकी ये कुछ हम सिर्फ अभी यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, बाकी इसका प्रूफ हम अगली वीडियो में इसका प्रूफ भी आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रूफ करना है। इसका जो एक्चुअल प्रूफ होता है वो होता है, जो लास्ट में हमें प्रूफ करना है, AD/DB मस्ट बी इक्वल टू AE/EC। मतलब जो हमारी पैरेलल लाइन है वो उससे जो 2 पॉइंट साइड्स को डिवाइड किया गया है वो रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। बाकी इसका कन्वर्स होता है, अगर ये कंडीशन जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम प्रूफ करते हैं ये गिवन होती है, और हमें कन्वर्स में DE को BC के एक पैरेलल प्रूफ करना है। ये हमारा कन्वर्स ऑफ BPT। बाकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमारा BPT थ्योरम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी क्वेश्चन ऐसा मान के चलिए कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं पूछे जाने के। बाकी इसमें हमारा जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के जो क्राइटेरियाज हैं, एंगल एंगल एंगल, जिसमें हम 2 एंगल को दिखाकर भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। देन 2 साइड्स प्रोपोर्शनल साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल, एंड 3 साइड्स जो हमारी प्रोपोर्शनल होंगी, अगर हम इन्हें दिखा देते हैं देन ऑल्सो सिमिलैरिटी प्रूव हो जाएगी हमारी। तो ये कुछ इजी पार्ट्स हैं ट्राइंगल में। बाकी जो हमारे कुछ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो इस चैप्टर से रिड्यूस कर दिए गए हैं, जो पाइथागोरस से रिलेटेड थे। पाइथागोरस थ्योरम, अब डायरेक्टली हम पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज़ करते हैं, उसका प्रूफ नहीं आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट पार्ट हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स इन कार्टेशियन प्लेन। जो हमारा एक्स और वाई एक्सिस से कार्टेशियन प्लेन बनता है, उससे हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब हमें आता है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। बाकी नहीं आता है तो हम इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं, उनसे बनने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली अगर हमें 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 के बीच में दूरी निकालनी है तो वो होता है हमारा अंडर रूट, किसी भी दोनों y को पकड़ो, उनका डिफरेंस का स्क्वायर करो, एंड दोनों x के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, और y वाले डिफरेंस के स्क्वायर से ऐड करने पर हमें जो डिस्टेंस होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा मिसमैच है, बॉक्सेस बन गए हैं 1 के प्लेस पर। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, सेक्शन फॉर्मूला। अगर किसी भी 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 को एक पॉइंट P xy डिवाइड करता है किसी एक रेशियो में m1:m2 में, देन इस xy पॉइंट जो पॉइंट डिवाइड करता है उसको निकालने का फॉर्मूला ही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। बाकी सेक्शन फॉर्मूले में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वाला पार्ट है जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। बाकी ये इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला है m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2 फॉर x। नेक्स्ट फॉर y, सेम y के लिए जहाँ x है उसको हमें सिर्फ y से रिप्लेस करना है, सेम हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, इससे कोई वैल्यू चेंज नहीं आएगा, ये x पॉइंट के लिए है। नाउ y के लिए भी सेम m2y1 + m1y2 अपॉन m1 + m2।
ये हमारा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है सीधा, इसको हम यूज कर सकते हैं। बाकी इसको k और 1 का रेशियो लेकर भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर दो पॉइंट को x एक्सिस डिवाइड करता है, तो x एक्सिस मीन्स व्हाट, जहां पर y जीरो हो, x एक्सिस का मतलब होता है y जीरो होगा। तो ये हमें मानकर अच्छे से करना है कि हमें पॉइंट्स को निकालना आता है, पॉइंट्स की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कंसेप्ट पता होना चाहिए, देन वी कैन इजीली यूज दिस फॉर्मूलाज। अब सेक्शन फॉर्मूला में एक स्पेशल केस आता है हमारा। सेक्शन फॉर्मूला में एक स्पेशल केस होता है जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट। जैसे हमारा सेक्शन फॉर्मूला अभी हमने एक्स वाई निकाला है, अब इसी में अगर स्पेशल केस की बात करें तो स्पेशल केस हमारा जो मिड पॉइंट है, तो अगर कोई दो पॉइंट हमें गिवन है, जैसे सेम हमारा क्वेश्चन है, इसमें m1 m2 हमारा सेम हो जाएगा 1 1, क्योंकि एक्स वाई हमारा मिड पॉइंट है। तो अगर x1 y1 x2 y2 को एक पॉइंट एक्स वाई सेंटर में डिवाइड करता है, मतलब बाइसेक्टर पॉइंट है ये, और ये दोनों हमारे इक्वल है, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। देन वी कैन यूज इजिली मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा बन गया सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये है हमारा मेन कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बाकी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा मेन टॉपिक था इस चैप्टर का, वो कट गया है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल हमसे पूछा जाता है जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं तब। और इसका कंसेप्ट हमारा उसमें भी आता है जब हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं चैप्टर 3 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बाकी एरिया ऑफ ट्राइंगल हम बेसिकली वही लगाते हैं जो हम पढ़ के आए हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेन फॉर्मूला था हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस एंड सो ऑन, ये पहला टॉपिक था, इसको हम बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि ये चैप्टर से रिड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर 8, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम इंट्रोडक्शन एंड आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। बेसिकली इजी चैप्टर है, लेकिन बच्चे इससे घबराते हैं काफ़ी, क्योंकि नया चैप्टर है। तो इसमें रिलेशन, रेशियोज के लिए रिलेशन याद रखना है। चारों हमारे जो रेशियोज हैं, अरे 6 जो रेशियोज हैं हमने ट्रिग्नोमेट्री में, उनको ध्यान रखने के लिए ये टेबल याद कर सकते हैं, PBP HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये एक तरीका है, बाकी हमारी किसी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी के अगेंस्ट बोले, बाकी ये तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तरीका याद करने का। बाकी और भी तरीके कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बाकी फर्स्ट है हमारा साइन के लिए, सेकंड कॉस, टेन, देन साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो बेसिक रेशियोज हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड सेकंड हमारा है स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए भी हमने काफ़ी क्या नाम है, ये शुरुआत की वीडियो में ही हमारे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसका डायरेक्ट यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वैल्यूज ये हम रेशियोज और स्टैंडर्ड एंगल से डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद इन सब का एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 9 चैप्टर है, जिसको हाइट्स एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोला जाता है। इसमें हमें वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है जो हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, रेशियोज एंड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल्स जो है। तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन, डिप्रेशन। एलिवेशन बेसिकली होता है जब हम सरफेस से हाइट पर किसी चीज को देखते हैं, तो जो एंगल फॉर्म होता है लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम किसी बिल्डिंग या हाइट पर खड़े होकर नीचे की किसी चीज को देखते हैं, किसी आर्टिकल या किसी चीज को देखते हैं, तो एंगल जो फॉर्म होता है लाइन ऑफ साइट, और वो लाइन जो हमारी पैरेलल हो ग्राउंड के, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दोनों एंगल बेसिकली इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट डायग्राम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे क्वेश्चन ये मान के चलिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने आप में इक्वल होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम आती है, और वर्ड प्रॉब्लम जो आती है हमारी 5 मार्क्स की, इसमें
जो क्वेश्चन आता है उसमें डायग्राम हमें बनाना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट रोल डायग्राम का ही होता है। और डायग्राम आप इजीली बना सकते हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट रियल लाइफ के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो भी चीज़ बोली गई है वो कैसे देखी जा रही है। एलिवेशन बोला गया है, डिप्रेशन बोला गया है, पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है, जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 10 सर्कल्स। सर्कल भी हमारा जो मेन कुछ टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टेंजेंट टू ए सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक थ्योरम, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके बिना इस चैप्टर के क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारी रिड्यूस्ड सिलेबस वाली बुक है, इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसे हम प्रूव भी करते हैं। देखिए, अगर हमें एक टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट फॉर्म होता है एक एक्सटीरियर पॉइंट से, एपी एंड पीबी, तो एपी और पीबी हमें इक्वल करना है। तो इसके लिए हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं, जिसमें एओ बीओ हमारा इक्वल होगा बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सर्कल। एंड जो हमारा एंगल होगा ओ ए परपेंडिकुलर होगा एपी के, ओ बी परपेंडिकुलर होगा पीबी के। क्यों? क्योंकि हमने ये भी एक थ्योरम पढ़ी है कि रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? तो टेंजेंट्स का नंबर जो है, एक सर्कल पर अगर हम बात करें तो एक सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनता है। तो एक सर्कल की अगर बात करी जाए कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट फॉर्म हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट। बट अगर हमसे पूछा जाए एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट फॉर्म होगा और एक डायामीटर के पैरेलल 2 टेंजेंट फॉर्म होंगे। तो किसी भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर एक टेंजेंट है उसके कितने पैरेलल टेंजेंट्स फॉर्म कर सकते हैं हम सिंगल सर्कल में, तो 2 ही होंगे। ठीक है, 2 टेंजेंट होंगे जो आपस में पैरेलल होंगे। ये भी पूछा जाता है और ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और बाकी इसकी प्रूफ भी आता है। देन ये चैप्टर में कुछ खास और कंसेप्ट नहीं है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बाकी आपको थ्योरम बहुत अच्छे से यूज करनी है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये थ्योरम का ही मेन कंसेप्ट है इसमें। देन चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया में भी हम 2 ही चीजें यहाँ पढ़ेंगे, एक है सेक्टर और एक है सेगमेंट। सेक्टर बेसिकली होता है एरिया बाउंडेड बिटवीन आर्क एंड 2 रेडियस। अब छोटा जो पोर्शन होगा उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर और जो बड़ा पोर्शन होगा उसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो माइनर और मेजर सेक्टर, ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। और मेन इसमें जो है एरिया निकालने के लिए थीटा इंपॉर्टेंट है, एंगल फॉर्म बाय द आर्क, या एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। मतलब उस आर्क जिससे ये सेक्टर बना है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाती है, वो एंगल हमें पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। देन वी कैन इजीली फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑल्सो। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क के लिए लेंथ ऑफ आर्क का भी हमारा फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली ये याद रखना है आपको, सेक्टर किसका हिस्सा है, सर्कल का। तो थीटा अपॉन 360 क्या है, उस सर्कल का थीटा वाला पार्ट, सिर्फ मतलब जितना एंगल की हमें जरूरत है उसका एरिया। तो उसका एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सर्कल यूज करेंगे। आर्क की लेंथ निकालने के लिए हम 2 पाई आर यूज करेंगे, क्योंकि आर्क हमारा पार्ट है सर्कमफ्रेंस का। बाकी सेगमेंट है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसका सेगमेंट। सेगमेंट जो है वो होता है कॉर्ड और आर्क के बीच का पोर्शन। द स्मॉलर पोर्शन इज नोन एज माइनर सेगमेंट और लार्जर पोर्शन जो है वो हमारा होगा मेजर सेगमेंट। और सेगमेंट का फॉर्मूला होगा हमारा, जो हम सेगमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं वो निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ये फॉर्मूला है। बाकी हम ट्रिग्नोमेट्री से भी इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है। इसका भी हम यूज कर सकते हैं सेगमेंट का वैल्यू निकालने, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी हम एक पूरा फॉर्मूले की सीट का ही, जो हमने फॉर्मूले सेल्फ मेड हैं
उसकी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ फॉर्मूले ही रहेंगे, तो उन फॉर्मूले को भी आप रिवाइज कर सकते हैं और फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए। चैप्टर 12 पर आते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो मेंसुरेशन के नाम से हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, काफ़ी जब से हम सेकेंडरी में आए हैं तब से आपने पढ़ा होगा मेंसुरेशन, जिसमें ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब एरिया, पेरीमीटर निकालना। बाकी अब हम आ गए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 3D शेप्स का ही होता है, तो हम 3D शेप्स में ही पढ़ेंगे। इसमें सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, क्यूबॉइड एंड क्यूब ही होंगे। इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एंड कॉम्बिनेशन, जो हम क्लास 10 में मेन चीज़ है वो है हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जब दो या दो से ज़्यादा 3D शेप्स आपस में कंबाइन होकर एक नए शेप बनाते हैं, उससे रिलेटेड हमारा एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायग्राम। अगर हमें डायग्राम अच्छे से बना हुआ पता चल जाए कि डायग्राम ये है इसका, तो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि एक जब कोन सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, जब इसको हम किसी सिलेंडर के अंदर प्लेस करते हैं तो कितना पानी बाहर आएगा। ये सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्बिनेशन, देखिए तो यहाँ पे 3 सॉलिड्स का 3D शेप्स का यूज़ किया है, एक सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फेयर। ये सारी चीज़ों का यूज़ करके देखिए कॉम्बाइंड सॉलिड एक शेप बना है। इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे सरफेस एरिया पूछ सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया पूछ सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा कई तरह से पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम कितना बचता है जब एक वाटर से फिल्ड ब्रिम तक जब पानी भरा, उससे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हमारे जो हम बहुत कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें मीन, मीडियन, मॉड को फॉर्मूले से फाइंड करना है। तो मीन हमारे 3 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन। ये 3 मेथड हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड को शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो मीन हमारा जो क्वेश्चन है मीन से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेबल का फॉर्मेशन। तो टेबल अगर अच्छे से बना दिया है और टेबल को यूज कर दिया है तो हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूला आपको याद रखना है मीन, मीडियन एंड मॉड का। मॉड काफ़ी इजी होता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें मीन और मीडियन की, तो मॉड इजी होता है क्योंकि मॉड में हमें टेबल को फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। एम्पिरिकल रिलेशनशिप आपको याद रखनी है इन तीनों के बीच में। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड, ये एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है मीन, मीडियन, मॉड की। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इससे। फिर इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन ही आते हैं। बाकी फॉर्मूला याद होगा आपको, टेबल बनानी आती होगी, पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो आप इजी से इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है ये, अगर आपकी कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है, फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और अच्छे से करके आएंगे। बाकी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो इस चैप्टर से काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी। सबसे इजी चैप्टर में से एक है ये हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जिसमें हम कुछ ही पार्ट्स हैं जो हम करते हैं, जिसमें 3 सबसे इम्पोर्टेंट है, डाइस, कॉइन और कार्ड्स। ये 3 चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी दोनों आता है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट हम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं चीज़ों को, इसमें इवेंट फॉर्म होता है। बाकी आपको कैसा भी क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का, तो सैंपल स्पेस फॉर्म करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सैंपल स्पेस फॉर्म करना आएगा तो हमें टोटल पता चलेगा और फिर हम उससे इंक्लूडेड पोर्शन, जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। अगर इक्वल होता है देन इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 1 होती है तो वो श्योर इवेंट होगा। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है किसी इवेंट के होने और ना होने का, जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज 1। तो ये 2 रिलेशन याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये आपको पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस निकालना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी कुछ भी जो हमारा जो
चैप्टर क्लास 10 के जो कंसेप्ट्स हैं ये बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा भी रिवीजन करते हैं डेली, ये हमने एक एक्चुअली बेसिकली क्या करा है, एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ कंसेप्चुअल हमने चीज़ें बताई हैं, बाकी आपको अच्छे से करना है। एंड थैंक यू।